वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अपन बेसिक चीजें पढ़ेंगे, फिर अपन नोमेनक्लेचर पे चलेंगे। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो शुरू कर रहे हैं आज से। देखो, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब की बार अपन किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, अब की बार कुछ ऐसा नया सिस्टम में लेके आ रहा हूं कि जो रिएजेंट्स हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म है, इन सभी को एक बार आपको अलग से करवा दिया जाए। चैप्टर्स में तो करवाई जाएगी, जैसे हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है, अब हाइड्रोकार्बन में पूरा हाइड्रोकार्बन तो पढ़ाया जाएगा, पर उससे पहले जो सारी मैकेनिज्म है, रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म, जैसे कोटा में पहले पढ़ाते थे रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से, रिएजेंट्स के नाम से, तो पहले आपको सारे रिएजेंट्स और सारी रिएक्शन मैकेनिज्म जीओसी के बाद में वो सारी एक बार कवर करवा दी जाएगी। तो फिर आपको जो चैप्टर्स हैं उनमें रिएक्शन मैकेनिज्म आएगी, कोई रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म आएगी, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट्स है ना, वो जीओसी के बाद में आपको करवा दिए जाएंगे। पहले अपन देखो नोमेनक्लेचर और बेसिक वाला ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद में आइसोमेरिज्म, फिर अपन पढ़ेंगे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जीओसी के बाद में रिएजेंट्स और रिएक्शन मैकेनिज्म एक सेपरेट ही करके उनको बता दूंगा आपको, ठीक है। उन चीजों को अपन फिर चैप्टर्स में भी पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन का चैप्टर आ गया, हेलो एरिन, हेलो एल्केन, उनमें रिएक्शन मैकेनिज्म आएगी, वो सारी वहां भी पढ़ेंगे अपन, वहां तो आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ नया करने वाले हैं। साथ में जेई मेंस के जो सारे पीवाईक्यूज हैं वो लेक्चर्स में करवाने वाला हूं, ठीक है। डीपीपी दूंगा, तो उसमें जो जेई मेंस के पीवाईक्यूज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, नीट के जो एम्स के क्वेश्चंस थे पुराने, वो क्वेश्चंस, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के तो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। ये बात हो गई। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं अपन। नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बेसिक चीजें, इनकी इसकी हिस्ट्री वगैरह, जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट आता है इसमें, बर्जेलियस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके बारे में देखेंगे। बर्जेलियस 1807 में ही आया। बर्जेलियस ने क्या बोला, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इसने बात की। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में मेनली इसने बात की, और इसने बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो लिविंग थिंग से बन रहे हैं, यानी जिसमें लिविंग थिंग है, जो लिविंग है, जीवित जीव है, लिविंग मैटर है, उससे ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है। जो लिविंग नहीं है उससे ऑर्गेनिक मैटर नहीं बन रहा, इसने ये बोल दिया। तो इसने बात की लिविंग और नॉन लिविंग मैटर से ऑर्गेनिक को डिफाइन करने की। तो क्या अपन बात कर सकते हैं, इसने एक बात बोल दी ऑर्गेनिक के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक बोला इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसने क्या बोला, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो कहां से बना होगा, इसने ये बोला कि जो लिविंग थिंग्स है उनसे कुछ बना हुआ होगा, वो होगा आपका ऑर्गेनिक, लिविंग थिंग्स से या लिविंग मैटर से, ठीक है। लिविंग मैटर से जो कंपाउंड्स बने हैं वो ऑर्गेनिक है, ये बोल दिया बर्जेलियस ने। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या बोला, भाई जो नॉन लिविंग से बने हुए हैं वो नॉन लिविंग मैटर से बना हुआ, ये बोला। अब इस साइंटिस्ट को आगे डिस्प्रूव भी कर दिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग थिंग से ही बने हुए हों। ये तो यही बोल रहा है कि जो जीवित है, जो लिविंग है, जैसे लिविंग थिंग में क्या आ जाएंगे भाई, आपके एनिमल्स आ गए, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, ठीक है, यही है, इनसे ही ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, नॉन लिविंग से नहीं बन रहा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बर्जेलियस ने एक थ्योरी और दी, ये चीज बताई इसने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से बने हुए हैं, लिविंग मैटर से बने हुए हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग से बने हुए हैं। इसके साथ में इसने एक थ्योरी दे दी वाइटेलिज्म की, थ्योरी का नाम था वाइटेलिज्म। वाइटेलिज्म की थ्योरी दी इसने बर्जेलियस ने। देखो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, शुरुआत में जो टर्म यूज किया बर्जेलियस ने किया, इसलिए भाई इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। बर्जेलियस ने ऑर्गेनिक टर्म तो यूज किया ना,
भाई ऑर्गेनिक क्या है, लिविंग मैटर से बना हुआ कुछ कंपाउंड, ऐसा ही बोला। तो ऑर्गेनिक जो टर्म है बर्जेलियस ने यूज कर लिया। इसने एक थ्योरी दी वाइटलिज्म। अब जो वाइटलिज्म है थ्योरी है वो क्या बोलती है, वाइटलिज्म की थ्योरी क्या बोलती है, वाइटलिज्म बोलती है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किसी वाइटल फोर्स से जनरेट हुए हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाइटल फोर्स से जनरेट हुए हैं, ऐसा बोलती है ये। तो वाइटलिज्म ने क्या बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वर ऑब्टेन under influence of vital force, वाइटल फोर्स। अभी समझाता हूं इसको। इसने क्या बोल दिया कि कोई जैवीय शक्ति है, वाइटलिज्म क्या बोलता है कि कोई ऐसी जैवीय शक्ति है, ऐसी शक्ति है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप हो रहे हैं, वाइटल फोर्स से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेवलप हो रहे हैं, इसके इन्फ्लुएंस के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। ये बोला किसने, वाइटलिज्म थ्योरी ने। और वाइटलिज्म थ्योरी रिलेटेड है बर्जेलियस से, ठीक है, इतनी बात। यानी इसने ये बोल दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनका जो बन रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑब्टेन हो रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स, यानी इनको लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता, ये बोल दिया इसने। तो इसने क्या बोला, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। तो वाइटलिज्म ने क्या बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाइटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही जनरेट किए जा सकते हैं और इनको अपन लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। वाइटलिज्म ने दो चीजें बोली, वाइटल फोर्स से जनरेट हो रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरी बात जो वाइटल फोर्स से हो रहे हैं किसी जैवीय शक्ति से बन रहे हैं ये, तो इनको अपन लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। पर भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो लेबोरेटरी में बनाते हैं ना, ठीक है। तो ये गलत हो गया ना। अब इसको गलत करने वाला उसके बारे में देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने इतनी चीजें बताई वो आपको पता होनी चाहिए। क्या बोला, बर्जेलियस के बारे में बताया कि इसने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किसी लिविंग मैटर से बनते हैं। लिविंग मैटर में आ जाएगा आपके एनिमल्स, प्लांट वगैरह, इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, इसने वाइटल थ्योरी की बात की, वाइटलिज्म की बात की। जो वाइटलिज्म क्या बोलता है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो वाइटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में बनते हैं, यानी कोई एक जैवीय शक्ति है, वाइटल फोर्स जैवीय शक्ति है, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। दूसरी बात, जैवीय शक्ति से बन रहे हैं तो ये लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने, किसने दिए, वाइटलिज्म में, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आया एक होलर नाम का साइंटिस्ट। होलर नाम का साइंटिस्ट, ये 1827 के लगभग आया था। तो 1827। अब ये जो होलर था ना वो कौन था, ये जो बर्जेलियस थे ना ये टीचर थे और इनका स्टूडेंट था होलर, ठीक है। इन बर्जेलियस का ही स्टूडेंट था होलर। ये क्या कर रहा था, लेबोरेटरी में काम कर रहा था, ये लेबोरेटरी में काम कर रहा था। इसको ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा हूं और कुछ बना रहा हूं, नहीं। ये काम कर रहा था आपका जो सिल्वर साइनेट है ना उस पे काम कर रहा था, सिल्वर साइनेट पे काम कर रहा था ये, और उससे अमोनियम साइनेट बनाने की कोशिश कर रहा था। सिल्वर साइनेट से अमोनियम साइनेट बनाने की कोशिश कर रहा था लेबोरेटरी में। होलर काम कर रहा था जो सिल्वर साइनेट है ना उस पे काम कर रहा था ये। इससे भाई ये काम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए नहीं कर रहा था। होलर ने क्या किया, ये सिल्वर साइनेट पे काम कर रहा था और इसको एक्सीडेंटली ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज हो गई इससे। ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ नहीं कर रहा था काम, ये कर रहा था सिल्वर साइनेट पे काम, जिससे अमोनियम साइनेट बना रहा था ये। पर इससे वो अमोनियम साइनेट नहीं बना भाई, उसके अलावा इससे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। वो कौन सा बना, किस मेथड से क्या हुआ, वो सारी चीज अपन डिस्कस कर देते हैं।
तो होलर ने सबसे पहले इसके बारे में आप देखो कि इसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वर यानी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बाय चांस बन गया, एक्सीडेंटली इसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। अब फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना कैसा, ये काम किस पे कर रहा था, ये सिल्वर साइनेट पे काम कर रहा था। सिल्वर साइनेट यानी AgOCN, OCN क्या है, साइनेट है, तो इसने ये काम कर रहा था सिल्वर साइनेट पे। Ag सिल्वर है, OCN साइनेट बोलते हैं, ठीक है, इस पे काम कर रहा था। ये क्या किया, इस कंपाउंड में, ये टेस्ट ट्यूब में एक ये कंपाउंड लिया इसने, साथ में इसने इसमें क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को इसने इसमें डाल दिया, सिल्वर साइनेट, ये है सिल्वर साइनेट, ठीक है, सिल्वर साइनेट। सिल्वर साइनेट में अमोनियम क्लोराइड डाला इसने, और ये सोच रहा था कि भाई मेरे को तो अमोनियम साइनेट मिलेगा, ये क्या सोच रहा था कि मेरे को अमोनियम साइनेट मिलेगा। इसने रिएक्शन करवाई, ये क्या इसने सोचा NH4OCN मिलेगा मेरे को, तो अमोनियम साइनेट प्लस AgCl यहां से PPT के रूप में निकल जाएगा, यानी एक ऐसा आपको मिलेगा जहां पर NH4OCN और जो PPT है यहां पे कुछ PPT के रूप में, PPT यानी प्रेसिपिटेट हो जाएगा नीचे, वो कौन होगा, वो AgCl होगा। ये ऐसा सोच रहा था कि मेरे पास कुछ ऐसा मिल जाएगा मेरे को कि अमोनियम साइनेट, ये होता है अमोनियम साइनेट, ठीक है, अमोनियम साइनेट। अब ये क्या सोचा कि इसने कि अमोनियम साइनेट मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसने इसको क्रिस्टलाइज किया, ये जो NH4OCN है इसको इसने फिल्ट्रेट को निकाला और देखा जो NH4CN है, NH4OCN ये अमोनियम साइनेट, ठीक है, इससे फॉर्मेशन हो गया यूरिया का NH2CONH2, ठीक है, यूरिया। अब देखो ये तो सोच रहा था कि मेरे को ये AgOCN क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अब इस डिटेल में और समझाता हूं, रुको। ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये यूरिया बन गया। यूरिया क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो आप इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया इसने, इसको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। ये तो सोच रहा था कि मेरे को तो ये अमोनियम साइनेट मिलेगा, पर भाई अमोनियम साइनेट मिला ही नहीं इसको। इसने ये रिएक्शन करवाई, ये रिएक्शन करवाने पर इसको डायरेक्ट क्या मिला, इस अमोनियम साइनेट जो ये कंपाउंड है इससे क्या मिल गया, इसको यूरिया मिल गया, ठीक है, इतनी बात समझ में। यानी इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, किसमें, लेबोरेटरी में ही तो काम कर रहा है। अब यहां पे वाइटलिज्म में अपन ने क्या, वाइटलिज्म में बर्जेलियस वगैरह इन्होंने क्या बोला कि जो वाइटलिज्म है इसमें अपन लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। भाई ये तो बना लिया ना इसने, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, होलर ने बना लिया ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो भी लेबोरेटरी में। ये वाइटलिज्म बोलता है कि लेबोरेटरी में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। होलर ने क्या किया, सिल्वर साइनेट लेके अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। अब यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे बन गया क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक लेबोरेटरी में। वाइटलिज्म ऐसा नहीं बोलता, वाइटलिज्म बोलता है कि नहीं बना सकते। वाइटलिज्म की एक बात और ध्यान रखना, वाइटलिज्म एक चीज और बोल देता है, ये बोलता है कि आप इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड लो, उससे आप ऑर्गेनिक नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लो भाई, इसकी एक और गलती सामने आ गई, धीरे धीरे सारी चीजें बता दूंगा मैं, कि आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते।
ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, ये किसने बोला? वाइटलिज्म में बोला गया था ये। ठीक है, इसने क्या किया, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया सिल्वर साइनेट और इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो भाई ये तो इसको डिस्प्रूव कर दिया ना, सही बात है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर और चीजें बता देता हूं इसकी। अब देख लो, इसका कंक्लूजन बता देता हूं यहां पे। कंक्लूजन ऑफ जो ये आपका होलर था ना, इसका होलर ने क्या क्या बोला, उसका कंक्लूजन है। एक तो इसने ये काम कर दिया कि लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। ठीक है, तो पहली चीज इसने क्या बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बोल बताया नहीं पर अपन इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन इन लेबोरेटरी। ठीक है, लेब कर दिया यानी लेबोरेटरी। भाई ये इसने ये लेबोरेटरी में तो काम किया। ठीक है, तो ये क्या किया, जो वाइटलिज्म है इसको वायलेट कर गया, तो वायलेट वाइटलिज्म। ठीक है, यानी वाइटलिज्म के रूल थे उनको वायलेट कर रहा है ये चीज, तो वायलेटिज्म को इसने डिस्प्रूव ही कर दिया। इसने ये नहीं बोला कि टीचर के बारे में कि जो बर्जेलियस ने बोला बताया है वो गलत है। अपन ये अंदाजा लगा रहे हैं कि देखो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, इसने लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, मतलब इसने इस थ्योरी को वाइटलिज्म को डिस्प्रूव कर दिया होगा। ठीक है, तो ये चीज तो आपको इससे समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, इससे अपन को एक चीज और पता चलती है, वो पहला तो कंक्लूजन ये, दूसरा फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। अब ये कैसे, आइसोमेरिज्म आपका नेक्स्ट चैप्टर फुल डिटेल में बताऊंगा मैं, कैसे आइसोमेरिज्म का फिनोमिना ये बताता आपको, वो देखो यहां पे। देखो इसने क्या लिया, एक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनेट, ये वाला NH4OCl। ठीक है, ये कंपाउंड था इसके पास, जैसे NH4OCl। ठीक है, इसमें देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H4। ठीक है, OCl, ये दूसरा कंपाउंड इसने बना लिया यूरिया। ठीक है, यूरिया क्या था आपका, NH2CO एंड H2। नाइट्रोजन कितने हैं इसमें, N2। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, H4। ऑक्सीजन 1 है और कार्बन 1 है। ठीक है, देखो क्या इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला MF यानी मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या इनका? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला N2H4OC, N2H4OC। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला अगर सेम आ जाए, ठीक है, और इसका अरेंजमेंट या इनका जो फंक्शनल ग्रुप है या और चीजें अगर डिफरेंट हो, तब वो आइसोमेरिज्म में आता है। आइसोमेरिज्म डिटेल में पूरा चैप्टर अपन पढ़ेंगे कि कैसे क्या आइसोमेरिज्म है। पर इसने देखो, इसने यही एक ये कंपाउंड था, एक ये कंपाउंड बनाया। भाई एक तो ये है, देखो इसका नाम लिख देता हूं मैं यहां पे, ये है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, और ये है यूरिया। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है पर दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, तो ये आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो कर रहा है ये चीज। ठीक है, तो जो अमोनियम साइनेट है ये तो इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो यूरिया बन गया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर बात इतनी? तो आप समझो
कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और एक इनऑर्गेनिक अमोनियम साइनेट है, दूसरा यूरिया है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये आइसोमेरिज्म का फिनोमिना भी शो कर रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना ये बात आइसोमेरिज्म वाली, आप अभी रुको, नेक्स्ट चैप्टर फुल डिटेल में लगभग 8-9 लेक्चर में आइसोमेरिज्म ही समझाने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, बस यहाँ पे आपको ये रिलेट कर दूंगा वहां पे कि आइसोमेरिज्म ऐसा कुछ तो हुआ था, ठीक है। तो ये होलर था ना, होलर, इसको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। एक चीज इसके बारे में आप लिखोगे क्या, होलर को बोला जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। येलो बात, ये बात क्लियर हुई। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या क्या बता दिया होलर के बारे में, आपको क्या पता होना चाहिए। होलर था, होलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सीडेंटली ऑब्टेन किया। एक्सीडेंटली कैसे, इसने ये काम कर रहा था, सिल्वर साइनेट और अमोनियम क्लोराइड इसको मिक्स किया, दोनों को टेस्ट ट्यूब में डाला, रिएक्शन करवाई, इसको मिला अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को क्रिस्टलाइज किया तो और टेम्परेचर दिया लगभग 60 डिग्री के लगभग, तो इसको क्या मिल गया, यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। और देखो ये था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे यूरिया बन गया। यूरिया क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, NH2CONH2। इसके स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यूरिया को NH2COONH2, ये है यूरिया। और यूरिया है ना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे इस प्रकार से ओपन करके लिख दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा ये नोटेशन कैसे लिखते हैं, इसको इस प्रकार रूप में कैसे लिख दिया, बॉन्ड लाइन नोटेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आएगी क्या होलर के बारे में। होलर का कंक्लूजन पता होना चाहिए। लास्ट में इसने बोल दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई उनको लेबोरेटरी में बना सकते हैं, तो ये वाइटलिज्म को डिस्प्रूव कर दिया, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दिया इसने, ठीक है। और फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म का बता दिया इसने कि देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है पर कंपाउंड डिफरेंट है, ठीक है। इनके नेचर, कंपाउंड के नेचर डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अब आगे चलते हैं अपन। अब देखो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, कुछ बच्चों को इनकी इसकी डेफिनेशन भी चाहिए होती है, तो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया, वो आप लिख लेना, ठीक है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आप क्या स्टडी करोगे भाई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के कुछ जो डेरिवेटिव्स हैं। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव मतलब जैसे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जैसे CH4 है, मेथेन है एक हाइड्रोकार्बन, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, एक हाइड्रोजन को उठा के मान लो हेलोजन लगा दिया यहाँ पे, तो देखो इसका डेरिवेटिव हो गया CH4 से आपने क्या कर दिया, इसमें CH3 क्लोरीन लगा दिया, तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया। ये भी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी करेंगे अपन, ठीक है। तो डील्स विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन का कोई डेरिवेटिव, यानी मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे कार्बन, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, कुछ जगह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, या एक्स का मतलब है हेलोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा मिलेंगे कार्बन के मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन के मॉलिक्यूल ही ज्यादा क्यों है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा क्यों बने हुए हैं, पहली बात, ठीक है। तो रीजन क्या है कि सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका रीजन अपन देखें तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि मेनी ऑर्गेनिक, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं आपको पास, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या पाया जाएगा, कार्बन के कंपाउंड्स हैं ज्यादातर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है बात। जैसे CO2 है, CO2 नहीं होगा, ध्यान रखना, CO2 नहीं होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो अपन देखें जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं, क्या कारण है, तो इसका कारण है, देखो पहला है कार्बन की टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन,
कार्बन के ही कंपाउंड है, जैसे CH4 आ गया, मेथेन आ गया, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों पाए गए? पहला कारण है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। अब कार्बन की टेट्रावेलेंसी को समझो, जैसे जैसे कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आता होगा ना भाई, जैसे 1s2 2s2, ठीक है, और 2p। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे, तो 2 ये और ये 2 ये हो जाएंगे, ठीक है। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब अगर देखो कार्बन की ग्राउंड स्टेट में देखें अपन, तो देखो इस S 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन p में भरे हुए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो ये तो है इसकी ग्राउंड स्टेट। अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाता हूं, एक्साइटेड स्टेट में ले जाता हूं यानी इसको एनर्जी दी, मैंने एनर्जी दी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाएगा, ठीक है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एनर्जी दोगे, आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो ये अपने हायर लेवल में चला जाएगा एनर्जी पाके। ऐसा ही तो होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। भाई कोई इलेक्ट्रॉन यहां है, लोअर लेवल में है, उसको एनर्जी दी तो वो हायर लेवल में चला जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो इसमें एक्साइटेड कर दिया यानी एनर्जी दी, तो क्या हुआ आपके पास? ये तो 1s वाला तो ये रह गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह गया आपका, और यहां पर हो गए आपके, देखो 1 इसमें, 1 इसमें और 1 इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो टेट्रावेलेंसी कैसे? एक वैलेंस इसकी खाली, एक यहां पे जुड़ सकता है, एक वैलेंस इसकी खाली, एक इसकी खाली और एक इसकी खाली, यानी 4 अगर हाइड्रोजन जोड़ना चाहो तो 4 हाइड्रोजन यहां पे आपके जुड़ जाएंगे। ये होगी इसकी टेट्रावेलेंसी। ये समझो मैंने क्या बनाया, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की को ले गया, मैं यहां पे फोटो बनाता हूं, देखो 2s की और 2p की बात कर लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट की, इस एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं। इसकी एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इसका एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन कहां पे उठ के आ गया? यहां पे आ गया। अब देखो एक एक, भाई एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है, अब ये यहां से हाइड्रोजन ले लो, ये हाइड्रोजन का यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये देखो अब ये जो कार्बन है, एक कार्बन, इसको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं टेट्रावेलेंसी कैसे है, ठीक है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए बना पा रहा है, ये इसकी टेट्रावेलेंसी है, ठीक है। इसलिए आप CH4 लिखते हैं, CH5 नहीं लिखते। समझ में आई बात? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना पाएगा ये टेट्रावेलेंसी, यानी अपने कार्बन अपने चारों ओर एक एक बॉन्ड बना लेता है, ये इसकी टेट्रावेलेंसी है। अब देखो कार्बन अपने से 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी ये 4 दूसरे एटम्स के साथ में बॉन्ड बना सकता है, 4 एलिमेंट्स के साथ में जुड़ सकता है। तो भाई 4 एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है तो नए नए कंपाउंड बनेंगे ना, ज्यादा कंपाउंड बनेंगे। तो पहला कारण ये समझ में आ गया आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा क्यों हैं, कार्बन के ही कंपाउंड बहुत ज्यादा क्यों हैं, कारण पता चला। पहला कारण टेट्रावेलेंसी। अब दूसरा कारण अपन देखते हैं, दूसरा, पहला तो टेट्रावेलेंसी था, दूसरा अपन बात करें सेकंड, केटेनेशन। केटेनेशन, ठीक है। अब केटेनेशन का मतलब क्या है? केटेनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जैसे मैं हूं, मेरे पास में कोई है, कोई और यहां पे खड़ा है मान लो, तो उसके साथ में मैंने लिंक बना लिया, बॉन्ड बना लिया, फिर वो अगले वाले के साथ में, ऐसे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। मैं इसके साथ में, वो फिर ऐसे एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हुए, तो वो होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी केटेनेशन, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है उसको ही केटेनेशन बोला जाता है। अब ये कार्बन में कैसे है? जैसे कार्बन है ना, कार्बन में ये बहुत ज्यादा पाई जाती है, कार्बन फिर कार्बन कार्बन, ऐसे कार्बन अपने साथ बहुत सारे बॉन्ड बना लेता है। देखो आप मेथेन, फिर एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, बहुत सारे कार्बन जुड़ जाते हैं अपने साथ में। तो ये है इसकी केटेनेशन प्रॉपर्टी। अब मान लो एक कार्बन ये है,
ये इसके साथ 2 3 फिर और जुड़ गया, तो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है ना ऐसे, तो भाई बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है खुद के साथ जुड़ जुड़ के। इसलिए ही तो अपन बोल रहे हैं कि भाई मेनी कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक के, बहुत सारे कंपाउंड्स है जो कार्बन के बने हुए हैं। कारण क्या था, एक तो टेट्रावेलेंसी यानी अपने साथ 4 एलिमेंट जोड़ सकता है, दूसरी बात खुद से ही जुड़ के, खुद से ही लिंक होके बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। ये बात समझ में आ गई कार्बन की। ये 2 कार्बन की प्रॉपर्टी है जिसके कारण कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। समझ में आई बात। तो अपन ने अभी देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह इनके बारे में, ये जो सिंपल सी डेफिनेशन है ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। आपको ये रीजन पता होना चाहिए टेट्रावेलेंसी और केटेनेशन के बारे में। क्लियर बात। ये ऐसा जो ये है भाई, ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये मैं अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर और भी डिटेल में इसको सिखाऊंगा, ठीक है, वहां ऑर्बिटल्स से बताऊंगा और भी डिटेल में जाके, ठीक है। अभी तक आपको ये बहुत सफिशिएंट है आपको समझने के लिए, ठीक है, ऐसे समझो। क्लियर बात। अब अपन आगे चलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। 3 टाइप से आप रिप्रेजेंट करोगे, बारी बारी से सबकी डिटेल में अपन स्टडी करने वाले हैं। पहला, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसको 3 टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो होगा उसका फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा कंडेंस फॉर्मूला में, और एक होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में अपन बात कर सकते हैं। अब देखो एक एक की बात करेंगे। फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देखो समझो एक चीज, जैसे अगर मेरे को एथेन लिखना है, जैसे यहां पे अपन एग्जांपल से बात करते हैं। फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या करेंगे, एक एक बॉन्ड को दिखाएंगे, एक एक सिग्मा बॉन्ड को खोल खोल के दिखा देंगे। जैसे यहां पर अपन बात करें, एक कंपाउंड लेते हैं C, यहां पे H, यहां पर H, ये H, C, H, H, यहां पर कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखो इस कंपाउंड के एक एक बॉन्ड को अपन ने एक एक सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिया, खोल खोल के शो कर दिया, ठीक है। तो ये है फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ओपन करके लिख दिया। अगर इसको कंडेंस करना है तो आप जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो बीच में बॉन्ड है ना, किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको, उसको अगर ओपन नहीं करते हैं तो वो कंडेंस फॉर्मूला हो जाता है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है, इसे ओपन मत करो, यानी C, ये केक है CH3, ठीक है भाई, ये हो गया, इसको ओपन मत करो, CH3, CH2, CH3, एक ये नोटेशन हो गया, इसे बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसमें अपन क्या कर दे, हाइड्रोजन को भी शो नहीं करें और जो कार्बन है ना उसको कॉर्नर पे शो करें, ठीक है, डॉट से पॉइंट पे कॉर्नर पे शो करें। जैसे देखो ये कार्बन है, इसको यहां पे शो किया, जिगजैग लाइन में शो करना होता है। दूसरा ये कार्बन है, इसको यहां पे शो कर दिया, ठीक है। तीसरा ये कार्बन है, इसको ऐसे शो कर दिया। तो ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया।
समझ में आई बात? ये है फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये है कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ना, उसको शो नहीं करते हैं। और जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना, इसमें हाइड्रोजन को तो दिखाते ही नहीं है, हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, और जो कार्बन है उसको ही कॉर्नर्स पे आप दिखाओगे। क्लियर बात? अब इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। देखो, जैसे आपको एक चीज दूं, यहां पर मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। चलो इसको और करते हैं, यहां पर CH3 जोड़ दो और यहां पर CH3 जोड़ दो, ठीक है। ये हो गया आपका एक, ये क्वेश्चन है। अब इसका आपको क्या क्या फॉर्मूला बनाना है? फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये कौन सा दिया हुआ है पहले तो ये पहचानो, ये कौन सा है? ये कंडेंस फॉर्मूला है, ठीक है। ये कौन सा है? कंडेंस्ड फॉर्मूला है। कंडेंस फॉर्मूला में आप हाइड्रोजन को बॉन्ड से दिखा दोगे ना, तो आपका फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा। तो फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाओगे? हाइड्रोजन को दिखाओ, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन है, दिखा दिया। फिर कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन है, इनको दिखा दिया। इसके साथ में फिर 2, ये शो कर दिया 2, ठीक है। अब आगे देखो, ये एक कार्बन, इसके साथ में एक हाइड्रोजन, दूसरा ये कार्बन, इसके साथ में कितने हाइड्रोजन है? एक ये और एक ये, 3 हाइड्रोजन शो हो गए। नीचे ये कार्बन है, ठीक है, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये कंडेंस फॉर्मूला था, इसका ये फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया? फुल स्ट्रक्चर। फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन करके बताओ। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या करना है? कंडेंस फॉर्मूला देख लो आप, हाइड्रोजन को छोड़ दो और इनको आप कॉर्नर्स पे दिखाओ जिगजैग लाइन में। जिगजैग लाइन बनानी है ऐसे, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है, जिगजैग लाइन। और यहां पर कार्बन शो करते हैं इस ये कॉर्नर्स पे, ठीक है। इतने बात क्लियर। तो इसमें शो करना है, देखो CH3, ये CH3 का एक कार्बन। अब ये इसका कार्बन, ये कार्बन ये आ गया, ये वाला यहां पर ये आ गया, ठीक है। 3 हो गए, ये चौथा है, ये 4th नंबर का, ये यहां पे आ गया। अब इस 4th नंबर से एक और CH3 लगा हुआ है, एक ये निकाल दिया CH3, दूसरा एक और लगा हुआ है भाई, ये एक और निकाल दिया CH3, ठीक है। समझ में आई बात? अरे भाई इस कार्बन से, इस कार्बन को देखो, इस पे 2 कार्बन लगे हुए ना, ये तो इस कार्बन पे ये 2 लगा दिया अपन ने, एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया। समझ में आया? ये आ गया बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्लियर बात? तो ये रिप्रेजेंटेशन लिखना आया। अब देखो कुछ और बताता हूं मैं आपको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है भाई ले लो फटाफट। देखो आज स्पीड थोड़ा, फर्स्ट लेक्चर है ना, तो स्पीड थोड़ा धीरे रखेंगे, फिर स्पीड बढ़ा लेंगे अपन। आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन पता होना चाहिए बस, क्वेश्चन बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में आएगा। क्लियर बात? ओके सर, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। कैसे? देखो, एक कार्बन, ये कार्बन एक है, दूसरा ये कार्बन यहां वाला, फिर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है। ये तीसरा कार्बन हो गया और ये चौथा कार्बन हो गया, ठीक है। ऐसे बना दोगे। ये कॉर्नर का मतलब क्या है? कार्बन है, समझ में आई? इस कॉर्नर का मतलब क्या है? कार्बन, इसका मतलब कार्बन, इसका मतलब कार्बन, इसका मतलब कार्बन। क्लियर बात? तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे हो गया। जैसे आप देखो CH3 CH, यहां पर आपका CH3 लगा हुआ है, एक CH2 CH, ये CH3 और ये CH3। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है, ठीक है। कैसे बनाओगे? देखो कार्बन देख लो, पहले इस कार्बन से चलो, एक कार्बन ये वाला ये बना दिया, ठीक है। फिर यहां पर आ गए इस पे,
ये सेकंड कार्बन, ये इससे एक कार्बन ऊपर और है, एक कार्बन और एक डंडा और बना दिया, ठीक है। इस कार्बन पे आ जाओ, इससे ये जुड़ा हुआ ना, ये सिग्मा बॉन्ड, इससे ये इस कार्बन पे आ गए अपन, ये इस पे आ गए। अब इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे दो CH3 जुड़े हुए हैं, एक ये और एक ये, यानी इससे एक CH3 ये और एक CH3 ये। समझ में आई बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे लिखते हैं, इससे कैसे बनाते हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे CH3 C CH3 CH2, ये CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, 2 3 4, और ये हो गया आपका CH2, ये CH3, ये आपका CH3। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है, वही फर्स्ट इस कार्बन से चालू कर दो, यहां से चालू कर देंगे ना अपन, ठीक है। इस पे देखो, पहला वाला कार्बन ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में इस कार्बन पे आते हैं, ये दूसरा कार्बन, समझ में आ रही बात, ये दूसरा कार्बन हो गया। अब इस दूसरे कार्बन पे दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक CH3 ये लगा हुआ है, ठीक है, लगा दिया, दूसरा CH3 ये ग्रुप लगा दिया, दो लगा दिया ना, एक ये और एक ये, ऊपर नीचे कहीं पे भी लगा पर डंडे खींच, ठीक है, दूसरे कार्बन। अब इस तीसरे वाले पे चलो, ये तीसरा वाला बन गया। अब ये फोर्थ वाला है, ये फोर्थ वाला आ गया। अब इस फोर्थ वाले और फिफ्थ वाले में डबल बॉन्ड है, तो ये फिफ्थ वाले में ये डबल बॉन्ड बन गया। अब ये आ जाओ, ये देखो फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ कार्बन, और इस पे एक CH3 ये है, ये CH3 और ये आगे वाला कार्बन, ये आगे वाला कार्बन। समझ में आई नोटेशन कैसे बनाते हैं अपन। कुछ नहीं करना है, सिंपल बात, ये पॉइंट है ना, इसका मतलब है कार्बन, बस पॉइंट का मतलब कार्बन है, ये एक कार्बन, ये पॉइंट, फिर जिग-जैग लाइन में बढ़ाते जाओ, ठीक है। CH3 लगे हुए हैं तो ऊपर डंडे लगा दो, एक CH3 ये हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। ट्रिपल बॉन्ड का कैसे ले, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये है, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है, बना भाई। पहला ये कार्बन, दूसरा ये हो गया, पहला दूसरा और तीसरा ये है, तीसरा है ना ये, और 1 2 3 4। अब देखो 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, अब दूसरे और तीसरे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बना दे, ठीक है, तीसरे कार्बन के बीच में। अब ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन हो गया आपका, क्लियर बात। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे बनाना आया क्या। चलो एक स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, उसका बना के बताओ मेरे को, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये CH2, अपन कर लेते हैं इसको, ये CH से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है, किसका, इसका। कैसे बनाओगे, देखो ये है क्या, लिख, ये कार्बन, इस कार्बन से चल, ये कार्बन, हाइड्रोजन को नहीं लिखना होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, ठीक है, ये रिंग वालों को बनाना बता रहा हूं। पहला कार्बन ये है, इससे चल, फिर ये पहला कार्बन ये, दूसरा ये, फिर इससे जुड़ा हुआ तीसरा कार्बन ये आ जा, ठीक है, तीसरे से चौथा, ये हो गए आपके, ये 6 कार्बन ऐसे कैसे आ गए, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। अब देख, इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये बन गई बेंजीन, ठीक है। तो ये ओपन फॉर्मूला है, ये क्या है आपका भाई, कंडेंस फॉर्मूला, और ये बॉन्ड लाइन नोटेशन, क्लियर बात, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब देख, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप,
अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो ना, ऐसे, ये है बेंजीन आपकी, ठीक है। ओके, तो अब अपन क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। चलो ठीक है, कल करेंगे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, डिग्री वगैरह, वो सारी चीजें, डिग्री क्या होती है कार्बन की, नाइट्रोजन की डिग्री क्या होती है, वो सारी चीजें अपन कल करने वाले हैं। तो इतना समझ में आएगा, ये चीजें समझ में आएगी आपको। भाई देख, मैंने क्या क्या बता दिया, बर्जेलियस के बारे में बता दिया आपको, वाइटेलिज्म की थ्योरी बता दी, होलर के बारे में बता दिया। होलर जो साइंटिस्ट थे, देखो बर्जेलियस ने तो जो टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी ना, वो सबसे पहले दी, पर जो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो होलर थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर, समझ में आई। फिर अपन ने जो ये है नोटेशन वगैरह, बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसके बारे में डिटेल से देख ली। 3 टाइप से अपन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोट, ठीक है। एक तो ओपन फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के रूप में, फिर कंडेंस या बॉन्ड लाइन। आपको ज्यादा ध्यान रखना है बॉन्ड लाइन नोटेशन का, ठीक है। ये है क्या है आपकी बॉन्ड लाइन नोटेशन, ओके। और अपन ने वो भी पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, वो बहुत ज्यादा क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी और जो है उसमें टेट्रावैलेंसी, वो 2 प्रॉपर्टी है, उसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये सारी चीजें क्लियर। तो फर्स्ट लेक्चर यहीं पे रोकते हैं अपन, ठीक है। तो मिलते हैं कल, थैंक यू।